जय हो। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज आपसे बात करने वाला हूं एक नए बिंदु पर। जी हाँ, जरा सोचें, यदि ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं इनके रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही हो जाए हैं जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं, तो निसंदेह आप ये महसूस करेंगे कि जो विपक्ष की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? सबसे पहली बात ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के लोग हैं, ये क्या करते रहे और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्या करती रही, हम इस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इन लोगों का सोच कहां तक है और नरेंद्र मोदी का सोच कहां तक है। साथियों, जब नरेंद्र मोदी एंड कंपनी काम कर रही थी तब विपक्ष की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रही थी। कैसे, मैं आपको ये समझाता हूं। देखें, एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो प्रयास ये करते हैं कि लोगों को घर दिया जाए, लोगों को भोजन दिया जाए, लोगों को शौचालय बनवाया जाए, लोगों के लिए बिजली की व्यवस्था की जाए, उनके घर में धुआं खत्म हो जाए, इसके लिए घर घर गैस का कनेक्शन करवाया जाए। और दूसरी तरफ जो विरोधी है, विरोधी वो कोई भी हो, समाजवादी पार्टी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस हो सकती है, जितने भी विपक्षी दल हैं सबको एक तरफ से देख लिया जाएगा। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं ये समझें। बोले राफेल में घोटाला हो गया। आप विचार करिए, चौकीदार चोर है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया, उसका लाभ किसे मिला? उसका लाभ मिला नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। मैं व्यक्तिगत तौर पे वोट किसी को भी दूं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में जब देखा जाए, मानसिकता मेरी देखी जाए, तो आप ये महसूस करेंगे कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो सच्चाई ये सामने आती है कि जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर नरेंद्र मोदी को उन बिंदुओं पर घेरने की कोशिश करती हैं जो बिंदु आम जनता स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होती। उदाहरण के लिए 2014 का चुनाव हो, उसके बाद 2017 का चुनाव हो, उसके बाद 2022 का चुनाव हो जो अभी अभी हुआ है, बीच में एक और चुनाव हुआ 2019 का चुनाव हो। केवल उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ही सोचा जाए तो जनता लगातार एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आखिर ऐसा क्यों? कौन सी घुट्टी पिला दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ सारे वोट चले जाते हैं और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो केवल हाथ मलते रह जाती हैं। इन सबके पीछे जो मूल कारण है वो है जनता की नब्ज को समझने का कारण। नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ आदित्यनाथ योगी ने उन बिंदुओं को छुआ है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। जैसे जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, या इनके थोड़ा पीछे चले मिली जुली सरकारें रहती थी, इन सब में आम जनता पिसती थी। रोजगार की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, सब पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो केवल राजनीति करती थी, ऐसा आम जनता को महसूस होता है। मेरे पुराने वीडियोज आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैंने लगभग
20 से 25 हजार लोगों से व्यक्तिगत तौर पर इस चुनाव में मुलाकात की। उनमें से कम 500 से 800 लोग ऐसे थे जो हमारे कैमरे पर सामने आए। सबसे डिस्कशन के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे केवल दिखावा वाले मुद्दे बचे हैं। विपक्ष के पास अपना स्वयं का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आम जनता के दिल और दिमाग में बस पाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण समझो। 2014 का चुनाव हुआ, सरकार किसकी थी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव जी की। वो कह रहे थे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस से। क्या चला? समय बदला, 2019 के चुनाव आए। अब की बार एक बार फिर गठबंधन किया गया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए, परसेंटेज और वोट ऑफ परसेंटेज की बात की जाए, तो उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी को 80 में से कम 75-78 सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या मिली? नहीं। क्यों नहीं मिली? कारण यह था कि आम जनता अपने आप का जुड़ाव महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड है जो 2014 से शुरू हुआ और 2022 तक लगातार वैसा ही ताकतवर नजर आ रहा है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक कोई भी ब्रांड, स्पेशली राजनीतिक ब्रांड, कैसे चल सकता है? मेरा अपना विश्लेषण यह है, अपनी सोच ये है कि ये ब्रांड केवल और केवल इसलिए चल रहा है कि ये आम जनता के उन बिंदुओं को, उन तंतुओं को छूता है जिन पर आज तक किसी ने कभी कोई कैसा भी ध्यान ही नहीं दिया। इन सबके बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है मीडिया। आप ये जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये आवश्यक है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो। लेकिन जरा विचार करें, विपक्ष को मजबूत करेगा कौन? आप करेंगे, हम करेंगे, पत्रकार करेंगे, कौन करेगा? विपक्ष को मजबूत करती है जनता, और जनता मुद्दों पर वोट देती है। 2007 के पहले 40 वर्ष तक एक ऐसा समय रहा जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मिली जुली सरकारें रही। कभी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी एक साथ आती है, कभी बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आती है, कहीं समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मिल जाती है। इस प्रकार का कोलैबोरेशन होता है। इन सभी कोलैबोरेशंस के बावजूद सरकारें लोगों की मानसिकता के अनुसार नहीं चली। एक और महत्वपूर्ण चीज बताई गई कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई पिछले 40 साल से। बिल्कुल सच है। अब जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, यद्यपि वो सही होंगे या नहीं होंगे ये 10 तारीख को तय होगा, लेकिन यदि उन्हें सही मान लिया जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, शुरू से ही कह रहा हूं कि यदि एग्जिट पोल के नतीजों को सही माना जाए तो यदि रिपीट होती है सरकार, तो निसंदेह बहुत सारे डॉगमाज को, कस्टम्स को, अथॉरिटीज को, ट्रेडिशंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को तोड़ देगी। एक ऐसी सरकार बनेगी यदि रिपीट होती है तो, जैसा कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, एक ऐसी सरकार बनेगी जो राजनीतिक रूप से यदि देखा जाए तो राजनीति के जो तथाकथित पंडित हैं उन सब की पुरानी सारी मानसिकताओं को तोड़ देगी। जो विपक्ष है और विपक्ष की जो राजनीति है उसको आम जनता तहस नहस कर रही है। क्यों कर रही है?
विपक्ष ने उन मुद्दों को नहीं उठाया या जनता से उस स्तर का जुड़ाव नहीं लगा पाया जो होना चाहिए था। कैसे? समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करेंगे। जरा विचार करें, जब ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई थी तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में अचंभित होंगे मुलायम सिंह जी यादव की सरकार थी और उन्होंने स्वयं रिटिन कंसेंट दी थी जिसमें यह कहा था कि हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया जाए। इसके कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर दूंगा। कैसे? बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे? जब भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा तो लगभग 80% शेयर केंद्र सरकार को देना होगा और बचा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार, क्या आपको ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है? हाँ, अपने शेयर भर को लागू कर सकती है, लेकिन वो शेयर से कितना लाभ होगा आम जनता को? ये समस्या है ना। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन बिंदुओं को, उन तंतुओं को, उन मुद्दों को छुआ है जो आम जनता के दिल में बसे थे। जैसे महिला सुरक्षा, कितना भी कोई दहाड़ ले, समाजवादी पार्टी कहे या विपक्षी पार्टी कोई भी कहे, सबके सब ये कहते रहे कि सुरक्षा व्यवस्था पहले अच्छी थी, अब खराब हो गई है। भाइयों बहनों, आप समझें, आम जनता जो महसूस करती है वोट उसके आधार पर देती है। पार्टियां मुद्दे उछालती रहे, कोई लेना देना नहीं। आम जनता ने जो महसूस किया, आम जनता ने जो पिछले 5 साल में आनंद लिया, उसके आधार पर वो तय करती है कि हमें वोट किसे देना चाहिए। लोगों ने कहा जो प्रथम चरण है उसमें बहुत बड़ा विरोध रहेगा भाजपा का, लेकिन एग्जिट पोल्स बताते हैं कि प्रथम चरण में भी भाजपा बहुत ताकत से आ रही है। द्वितीय से सप्तम चरण तक जितने भी पैरामीटर्स हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जा रही है। कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी जितने भी हैं वो आम जनता को अपने वायदों से, अपने क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं कर पाए। इस पूरे पैनोरामा में एक चीज जो महत्वपूर्ण मुझे नजर आई वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रांड मोदी ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया है और लोगों का ट्रस्ट, लोगों का विश्वास उन पर बढ़ा है। यदि विश्वास ना बढ़ा होता तो ये संभव नहीं था कि लोग इतना ज्यादा मतदान करते उनके पक्ष। यद्यपि वास्तविक परिणाम आने में समय है, कम से कम 24 घंटे तो बचे ही हुए हैं। जब वास्तविक परिणाम आएंगे तो उसके अनुसार हम लोग ज्यादा बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल्स के अनुसार ऐसा लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति थी, जिस स्तर की राजनीति थी, वो राजनीति पूरी तरह ध्वस्त होती नजर आ रही है। आप इसे दूसरे तरीके से देखें, किसी भी देश में अभिव्यक्ति की आजादी उस देश के संविधान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े प्रेरक, द्योतक जो होते हैं वो होते हैं पत्रकार। पत्रकारों में हो सकता है लोगों को बुरा लगे, लेकिन पत्रकारों में एक स्पेसिफिक बिरादरी है जिसका केवल और केवल एक उद्देश्य है कि उसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। देखिए, विरोध करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है,
सत्ता किसी की भी हो, यदि वो कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध करना हमारा अधिकार है और हमें करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ तथाकथित मूर्धन्य पत्रकार ऐसे हैं जिनकी पूरी रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध पर चल रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी का विरोध करने से ही उनकी टीआरपी बढ़ेगी, मोदी का विरोध करने से ही उन्हें पूछा जाएगा। पूरे विश्व में उनके बहुत सारे वीडियो चलाए जाते हैं। ये कहा जाता है मोदी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मोदी असहिष्णु हो गया है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, आम जनता के वोट को आप बरगला नहीं सकते। जनता जब वोट देने जाती है ना, तो उसके बेसिक फैक्टर्स उसके आधार होते हैं वोट देने के, जिनमें पता चला महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति मिल गई, पता चला महिलाओं को धुआं वाले चूल्हे से मुक्ति मिल गई, विद्यार्थियों को जो लालटेन से पढ़ते थे, लैंप से पढ़ते थे, जो मिट्टी के तेल का धुआं उनके नाक में जा रहा था, उससे मुक्ति मिल गई। जो कोरोना आया था, उस कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं बचा था, रोटी खाने के लिए परेशान थे। उन्हें गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, रिफाइंड मिलता है, नमक मिलता है, दाल मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। ये सारी चीजें एक तरफ विपक्ष केवल विरोध करता रहा और दूसरी तरफ मोदी और योगी की जोड़ी सबको ये चीजें प्रोवाइड कराती है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि राजनीति एक तरफ किनारे आपको रखी मिली, जबकि लोगों का सोच ये बन गया कि हमें अगर कोई सुरक्षा दे सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, अगर कोई सुरक्षा दे सकता है तो वो मोदी है और वो योगी है। दूसरी बात, अगर हमें कोई रोजगार सही से दे सकता है तो वो मोदी और योगी की जोड़ी है। अगर हमें कोई सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने के अवसर दे सकता है तो वो मोदी और योगी की जोड़ी है। मेरा अपना ये मानना है कि यदि इस प्रकार की विपक्षी राजनीति और चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब विपक्ष केवल अपने हाथ मलता रह जाएगा और मोदी और योगी की जोड़ी अपने सर्वोच्च शिखर पर होगी। साथियों, रिजल्ट्स क्या आएंगे ये मुझे नहीं पता। अगर हम एग्जिट पोल्स की बात माने तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, मणिपुर में भाजपा की सरकार बन रही है, गोवा में त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, उत्तराखंड में बहुत सारे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ऑन द होल अगर सारे एग्जिट पोल्स को मिला लिया जाए तो त्रिशंकु सरकार दिखाई दे रही है। जबकि पंजाब में विपक्ष की यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जब रिजल्ट्स आएंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो मैं बतौर पत्रकार, बतौर एक ऑब्जर्वर, मैं ये गारंटी लेता हूं कि विपक्ष की पार्टियां ये कहेंगी कि ईवीएम को हैक किया गया, ईवीएम से बेईमानी हुई और ये गड़बड़ हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब की व्यवस्था पहले से शुरू कर दी गई है। आज मैं विपक्षी पार्टी के कम से कम 10 से 12 लोगों से मिला जो पदाधिकारी थे। सबका कहना मुझसे एक था कि यदि कोई बेईमानी ना हुई तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और अगर बेईमानी कर ली गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। उन्हें सबको सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि पहले से लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें किसे दोष देना है। सच्चाई ये है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है। यदि आप हारते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई, हम आम जनता को समझाने में कहाँ असफल हुए और कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके द्वारा हम आगे आम जनता को समझा पाएंगे और अपनी सत्ता को वापस ला पाएंगे। लेकिन जब विपक्ष पहले से ही ये तैयारी कर ले कि
हमें ईवीएम को दोष देना है, हमें बेईमानी बतानी है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच ये है, ऐसा विपक्ष देश के किसी काम का नहीं है। किसी भी राष्ट्र में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता होती है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि देश में एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न उठता है, उस विपक्ष को बनाएगा कौन? विनीत त्रिपाठी जैसे पत्रकार बनाएंगे क्या? नहीं ना, वो जनता की जिम्मेदारी है। लेकिन जनता ये महसूस करती है कि विपक्ष के द्वारा हमारे सामने जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, वो मुद्दे जनता को पसंद नहीं आ रहे। यदि विपक्ष की सरकार बनती है, मान लीजिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, नो प्रॉब्लम, बन सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस या उनके द्वारा किए गए सर्वेस गलत हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सामान्य बात है। हम आम जनता के बीच जा सकते हैं, लेकिन जनता के प्रत्येक वर्ग से बात करना तो संभव नहीं है। तो कितने लोगों ने किसे वोट दिया, इसका निर्णय तो ईवीएम करेगी। लेकिन यदि विपक्ष केवल और केवल नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी पर आरोप लगा के अपने दायित्वों से इतिश्री कर लेगी, तो ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बुरी प्रणाली होगी। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें वो मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो आम जनता के दिल और दिमाग से जुड़े हुए हैं। तभी निसंदेह रूप से एक सशक्त विपक्ष का निर्माण हो पाएगा। और बहुत सारे नेता ऐसे भी मिले मुझे जिनका ये कहना था कि जब तक मोदी है तब तक कुछ ही नहीं हो सकता। निसंदेह हो सकता है, शर्त यह है कि मोदी की कमियों को गिना जाए, जनता के सामने लाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पार्टी ऐसी हो जो कुछ गलती करती नहीं है, सब करते हैं, मनुष्य है तो गलतियां करेंगे। लेकिन एक विपक्षी पार्टी के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम उन गलतियों को समाज के सामने, आम जनता के सामने लाएं और जनता को ये समझाएं कि वास्तव में यहाँ गलती हुई है। 2 दिन और बचे हैं, हम लोग निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि सरकार किसकी बनी है। लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सरकार है, इसका जो मेंटल स्टेटस है वो तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक एक सशक्त विपक्ष हमारे सामने नहीं होगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय।